तो हमने क्या बोला था कि फाइलम एस्केलमेंथस कौन से होते हैं जिनकी बॉडी में क्या फिल होता है, फ्लूइड फिल्ड सैक होता है। फिलरेसिस इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड बाय वुचेरिया। वुचेरिया हमारे पास कौन सी क्लास में इंक्लूड होता है, एस्केलमेंथस फाइलम में इंक्लूड होता है। इसके अलावा जो दो और मुश्किल नेम्स है हमारे पास एनिमल्स के, इंसेक्ट्स के, वो है हमारे पास एस्कैरिस और एनक्लेस्टोमा और वुचेरिया। ये तीन बेसिक्स नेम है जो आप याद रखेंगे। ये तीनों कौन से फाइलम में आते हैं, फाइलम एस्केलमेंथस में आते हैं। तो फिलेरिया इज द डिजीज which is caused by Wucheria. Okay. Next MCQ is, ठीक है, it is an intestinal parasite of humans that enters into the blood stream during infestation. अच्छा, हमारे पास इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि क्या है, इंटेस्टिनल पैरासाइट है। इंटेस्टिनल पैरासाइट ऑफ ह्यूमन। हमारे अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम कुछ कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर ले लेते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास ह्यूमन की जो इंटेस्टीन होती है, हमारे जो पेट होता है, उसमें क्या हो जाता है, पैरासाइट्स हो जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे कौन से इंटेस्टिनल पैरासाइट हैं जो कि एंटर होते हैं किसमें, इनटू द ब्लड स्ट्रीम, हमारे ब्लड में एंटर हो जाते हैं ड्यूरिंग इन्फेस्टेशन, इन्फेस्टेशन के वक्त। अच्छा, इन्फेस्टेशन का क्या मतलब होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ हमारे पास पेस्ट जो है हमारी बॉडी में आ जाए। जैसे कि हमारे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको हम इन्फेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग इन्फेस्टेशन हमारे पास इंटेस्टाइन में कौन से आ सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास हमें पता है कि जो एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास कौन से, ये हमारे पास पैरासाइट्स हैं जो कहाँ पर होते हैं, सॉइल में मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी में देखें आप, एस्कैरिस लम्ब्रिकोइड्स, ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, ह्यूमन इंटेस्टीन में मौजूद होते हैं, ह्यूमन सॉइल में मौजूद होते हैं हमारे पास ये पैरासाइट्स। और ये कहाँ रहते हैं, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टीन में, ह्यूमंस की स्मॉल इंटेस्टीन में ये क्या करते हैं, वहां पर आके रहना शुरू कर देता है अगर हम कोई कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू अंदर चल जाए। अक्सर ऐसा होता है हम कहीं बाहर से खाना खाते हैं तो ज़रूरी नहीं है वो इंसेक्ट हमारी बॉडी के अंदर जाए या वो पैरासाइट हमारी बॉडी में हम डायरेक्टली एंटर करें। अक्सर ऐसा होता है उसका एग या ओवा वगैरह होता है जो कि हम लोग क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं और हमारे इंटेस्टीन में जाके रुक जाता है, वो हमारे इंटेस्टीन की वॉल के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है और वहाँ पर वो फर्दर ग्रो करता रहता है और ग्रो करते करते फिर बहुत सारे हो जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, एस्कैरिस लम्ब्रिकोइड्स हमारे पास क्या करते हैं, ह्यूमन इंटेस्टीन में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल ग्रुप विथ सीडोसीलम। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, जो हमारे पास नेमाटोड्स होते हैं, नेमाटोड्स कौन से होता है, एस्केलमेंथस होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, सीडोसीलम होता है, मतलब हाफ कैविटी कहीं कहीं ना फिल होती है, तो उसको हम कौन से, सीडोसीलम कौन सा होता है हमारे पास, एस्केलमेंथस नेमाटोड्स। करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेमाटोड इज अ टैक्सॉन ऑफ द रैंकिंग। अब हम बात करें कि नेमाटोड कौन सी रैंक में आता है, ये किंगडम है, सब किंगडम है, फाइलम है या क्लास है। तो ये बात हम पढ़ रहे हैं कि ये क्या है, फाइलम है, फाइलम एस्केलमेंथस फाइलम नेमाटोड्स है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। इसमें इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, आपको बेसिकली याद करना है कि कौन से फाइलम में कौन कौन से हमारे पास इंसेक्ट्स आते हैं और उनकी क्या क्या हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइलम एनालिडा। अच्छा, फाइलम एनालिडा कौन सा होता है हमारे पास, ये सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं। ठीक है, फाइलम एनालिडा में जितने भी हमारे पास क्या है, इंसेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो कौन सी होंगी, सेगमेंटेड होंगी। सही है, अब इसी तरह हमारे पास अर्थवर्म आ जाता है, वो सेगमेंटेड होता है। हमारे पास नेरिस आ जाती है, लीच आता है इस क्लास में। ये तीन चार हमारे पास बेसिक नेम्स है जो कि आपको पता होने चाहिए। इन्हीं में से कोई एक अगर आपको दे दे कि बेटा ये कौन से फाइलम में आता है, आप बताएं, तो आपको राइट ऑप्शन चूज करना होगा कि एनालिडा फाइलम में लीच हो गया, अर्थवर्म हो गया या नेरिस हो गया, ये सारे किस में आते हैं, फाइलम एनालिडा में आते हैं। तो हमने बोला अ डेफिनाइट नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट, एक डेफिनाइट नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट, जो बॉडी सेगमेंट है वो किस में मौजूद है। जो हमारे पास सबसे ज़्यादा लाइक बॉडी सेगमेंट्स मौजूद होते हैं वो किस में मौजूद होते हैं, अर्थ फॉर्म में मौजूद होते हैं। वैसे तो लीच, टेपवर्म और स्नेल में भी होते हैं, लेकिन जो डेफिनेट नंबर होते हैं ना वो किस में मौजूद होते हैं, अर्थ फॉर्म में होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। हीमोग्लोबिन इज डिजॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ। अच्छा, हमारे पास क्या होता है, ह्यूमंस में हमारे पास हीमोग्लोबिन किधर प्रेजेंट होता है,
आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन कैरी करने का काम कर रहा होता है। बट हमारे पास जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। उनमें क्या फिल्ड होता है, फ्लूइड फिल्ड होता है, ब्लड की जगह फ्लूइड फिल्ड होता है, ठीक है। अक्सर अगर हम जैसे कॉकरोच यहाँ लिखा हुआ है या अर्थवर्म या किसी भी हम कीड़े को मारते हैं, देखो फ्रॉग या रैबिट ना इसमें इंक्लूड नहीं है, इंसेक्ट्स में इंक्लूड नहीं होते फ्रॉग और रैबिट। और अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो कॉकरोच हो सकता है, अर्थवर्म हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड होता है, वाइट फिल्ड। हम जब इसे मारते भी तो हमें दिखता है कि इसके अंदर से कभी भी रेड ब्लड नहीं निकल रहा होता, फ्लूइड निकल रहा होता है। तो हमारे पास क्या होता है, जो इनवर्टिब्रे होता है, हमारे पास रैबिट या फ्रॉग वर्टिब्रा है, तो जो इनवर्टिब्रे होते हैं ना उनमें क्या चीज़ मौजूद होती है, हमारे पास ब्लड प्लाज्मा के अंदर हीमोग्लोबिन डिसॉल्व होता है, ठीक है, इनवर्टिब्रा में। सही, यहाँ तक बात समझ आ गई हमारे पास। और हमें पता है कि हीमोग्लोबिन इज डिसॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा। कॉकरोच के ब्लड प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होता है। तो हमारे पास रैबिट और फ्रॉग में तो वैसे ही अलग अलग रेड ब्लड है, उसमें तो फ्लूइड वाला हिसाब ही नहीं है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, अर्थवर्म, क्योंकि अर्थवर्म के हीमोग्लोबिन जो होता है वो उसी के ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। लाइक उसके पास ऑब्वियसली उसकी इतनी बड़ी बॉडी नहीं है, उसके अंदर इतने सिस्टम्स नहीं है। अगर आप कॉकरोच को भी आपके पास सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल था, आपने कट किया होगा तो आपने देखा होगा वो पूरी उसके क्या है, एक डाइजेस्टिव ट्रैक, उसके अंदर सब चीज़ें बनी हुई हैं, अरेंज ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन हमारे पास अर्थवर्म क्या होता है, वो एक सिंपल छोटा सा इंसेक्ट है जिसके अंदर सिर्फ क्या फिल्ड है, फ्लूइड फिल्ड है, वो भी बहुत छोटे सी, लाइक लेंथ भी उसकी बहुत छोटी होती है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, फिर उसके अंदर हीमोग्लोबिन किस में डिसॉल्व होता है, ब्लड प्लाज्मा में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट इज नेफ्रीडिया ऑफ अर्थवर्म आर एनालॉगस टू। अच्छा, पहली बात तो ये देखिए कि नेफ्रीडिया है क्या हमारे पास। सही है, नेफ्रीडिया हम कहते हैं ये एक ट्यूब होती है नेफ्रीडिया, ठीक है, ट्यूब होती है, ट्यूब शेप का होता है। और नेफ्रीडिया बेसिकली इट इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। मतलब अर्थवर्म के अंदर जो नेफ्रीडिया है वो ट्यूब शेप है, वो किसका काम कर रही है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो, जो कि क्या कर रही है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, नेफ्रीडिया, अब हमें पता लग गया एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किसका, अर्थवर्म का। और वो किससे एनालॉगस है, वो कौन सी इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का फंक्शन कर रही है, एनालॉगस है, मतलब सेम है। बेसिक दो बातें कौन सी है, नेमेटोब्लास्ट ऑफ हाइड्रा नहीं, नेमेटोब्लास्ट ऑफ हाइड्रा नहीं होता, ट्राइकिया ऑफ इंसेक्ट, अब ऑब्वियसली ना नेमेटोब्लास्ट जो है वो हमारे पास एक्सक्रीटरी और काम करता है, ना ट्राइकिया करता है, ना प्रॉन के गिल्स करते हैं। हमारे पास जो फ्लेम सेल्स ऑफ प्लेनेरिया होता है ना, ये कप शेप्ड होते हैं, नेफ्रीडिया जबकि ट्यूब शेप्ड है। फ्लेम सेल्स जो होते हैं प्लानेरिया के, वो क्या होते हैं, कप शेप्ड होते हैं। लेकिन उसका भी काम क्या होता है, वो भी एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन काम करता है, ठीक है। नेफ्रीडिया भी और फ्लेम सेल्स ऑफ प्लेनेरिया भी, ये दोनों किसकी तरह काम करते हैं, हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन फ्लेम सेल्स ऑफ प्लेनेरिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज cutaneous setae are the locomotory organs of annelids which are present on। अच्छा, cutaneous setae, अच्छा इसके नेम से पता लग रहा है कि काइटन से मिलके बना हुआ है कुछ, ठीक है, काइटन से मिलके बना हुआ है। और हमारे पास, अच्छा, कैटाइनस सेटाई क्या होती है, हमारे पास काइटन से मिलके बने होते हैं और बहुत छोटी छोटी ये हमारे पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स होती हैं, ठीक है, जो हमारे पास कहाँ मौजूद होती है, पैरापोडिया में मौजूद होती हैं। और इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये हमारे पास मूवमेंट में, लोकोमोशन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। पैरापोडिया जो होता है उसकी लोकोमोशन किसके थ्रू होती है, कैटाइनस सेटाई के थ्रू होती है। ऑब्वियसली सेल वॉल जो होता है उसकी मूवमेंट नहीं होती, और वो तो एक कवरिंग है। प्रोस्टोमियम जो होता है ये भी एक अलग टर्म है, इसका इससे कोई रिलेटेड ही नहीं है। न्यूक्लियस भी हमारे पास, न्यूक्लियोलस भी एक अलग चीज़ है, डीएनए आरएनए आप जो भी बोले वो है। तो हमारे पास जो पैरापोडिया होता है ना, बेसिकली उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, केटाइनस सेटाए होती है, जो कि हमारे पास क्या है, एनालिट्स हैं, जो क्या करते हैं, जो इसको हेल्प करते हैं, किसके लिए, लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए। करेक्ट ऑप्शन इज डी। Which of the following system segmentally arranged in annelids? इनमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है जो सेगमेंटली अरेंज है, मतलब एक प्रॉपर सेगमेंट्स के साथ अरेंज है एनालिट्स के अंदर। अच्छा, एनालिट्स के अंदर ना सिर्फ एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऐसा वाहिद सिस्टम है जो कि पूरा सेगमेंटली अरेंज होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इनके अंदर सर्कुलर सिस्टम तो होता नहीं है वॉर्म्स वगैरह में, उनके अंदर कोई ब्लड नहीं है, पूरा कोई ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा, फ्लूइड सर्कुलेटर, बस ऐसे ही फ्लूइड बस है अंदर,
ठीक है, कोई प्रॉपर्ली सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं, उनके पास नर्वस सिस्टम भी नहीं होता और ना ही उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है। उनके अंदर एक जो सिस्टम मौजूद है वो कौन सा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अच्छा, एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर आप एक अमेजिंग चीज देखें तो वो ये क्या है, हर सेगमेंट में, मतलब ये सेगमेंटेड है ना, हर सेगमेंट के पास ना अलग अलग हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन मौजूद होता है। तो क्या होता है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना, रिपीट हो रहा होता है बॉडी के हर सेगमेंट में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ का बेस्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा हम सब बहुत फेमिलियर होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा से, हमें पता है इसकी लेग्स होती हैं। हम अगर सबसे कॉमन एग्जांपल लें, मतलब आर्थ्रोपोड्स बेसिकली वो होते हैं जो हर जगह मौजूद होते हैं, हर जगह मौजूद है। जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल है इनकी मच्छर, मॉस्किटोज हर जगह मौजूद है। और इस तरह मतलब हर चीज़ लाइक आर्थ्रोपोड्स जो है वो बहुत ज़्यादा। अच्छा, सारे फाइलम्स में से सबसे ज़्यादा जो बिगेस्ट फाइलम है ना वो आर्थ्रोपोडा है, क्योंकि ये हर जगह मौजूद है। तो सबसे ज़्यादा वैरायटीज हमारे पास कहाँ पर आती है, आर्थ्रोपोडा में आती है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एनिमल्स, नंबर ऑफ इंसेक्ट्स किस में होते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा में होते हैं। ठीक है, हीमोसील इज प्रेजेंट इन। अच्छा, अब सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हीमोसील बेसिकली है क्या। हीमोसील क्या होती है, हीमोसील हमारे पास एक ब्लड लाइक फ्लूइड होता है, मतलब जिस तरह ह्यूमंस के अंदर ब्लड होता है, इसी तरह आर्थ्रोपोड्स वगैरह के अंदर क्या हो सकता है, ब्लड की तरह का ही फ्लूइड मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा ये फ्लूइड किस में मौजूद है, हाइड्रा, अर्थवर्म, नेरिस, स्पाइडर, इसमें हमारे पास, हमें पहली बात तो हमें ये पता है, मैंने फाइलम आर्थ्रोपोड्स आपको बताया, ऊपर हेडिंग डाल दी कि सारे आर्थ्रोपोड्स हैं। तो हमें ये पता है कि अर्थवर्म, हाइड्रा या नेरिस, ये तीनों कहाँ है, आर्थ्रोपोड्स में तो काउंट होते ही नहीं है, तो ये कौन सा होगा, स्पाइडर होगा। और हमें वैसे भी पता है कि अगर आप देखें तो मैंने बताया कि अर्थवर्म जो होता है इसमें अलग फ्लूइड फिल्ड होता है, इसका अलग सिस्टम है। ठीक है, तो हमारे पास जो हीमोसील होता है ना वो स्पाइडर में मौजूद होता है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। अच्छा, विब्रियो कॉलेरा इज ट्रांसमिटेड थ्रू। अच्छा, विब्रियो कॉलेरा जो होते हैं ना वो हमारे पास क्या कॉज करता है, कॉलेरा डिजीज कॉज करता है। ठीक है, और विब्रियो कॉलेरा जो होता है वो सबसे ज्यादा हमारे पास हाउस फ्लाई जो होता है ना उसके थ्रू मतलब ट्रांसमिट होता है। जो हमारे पास गंदगियां, इनमें सारे हाउस फ्लाइज जो होते हैं वो मतलब पैदा होते हैं, बनते हैं, और उसके थ्रू क्या होता है, बहुत जल्दी ट्रांसमिटेड होता है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। अच्छा, द बिगेस्ट फाइलम इज रिगार्ड टू द नंबर ऑफ स्पीशीज। कौन सा ऐसा फाइलम है इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज है, कैन एनीबॉडी आंसर। आर्थ्रोपोडा। जी, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इज द करेक्ट ऑप्शन ए। द ओनली इक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। कौन से ऐसे हैं जो कि क्या है, सिर्फ एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं, मतलब जो पानी में रहते हैं, वो आर्थ्रोपोड जो पानी में लिव करते हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ का हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस का मतलब बताऊं तो क्रस्टेशियंस के अंदर इसका क्रैब्स, प्रॉन्स, जितने भी सी एनिमल होते हैं जिनकी टांगे होती हैं, जिनके मतलब उनके पास अपने गिल्स या जॉज वगैरह कुछ भी होता है इसके थ्रू मूवमेंट करते हैं, तो उनको हम क्रस्टेशियंस कहते हैं। ठीक है, बाकी क्या है, आर्किनिडा हो गया, माइरियापॉड्स हो गए, गैस्ट्रोपॉड्स हो गए। कोई मुझे बता सकता है इसमें कौन सा ऐसा है जो कि आर्थ्रोपोड है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है। एनीबॉडी नोज द आंसर। यस, वेरी गुड, ए। हमारे पास प्रॉन्स और वो क्या होते हैं, क्रैब्स वगैरह, ये सारे कौन से होते हैं, आर्थ्रोपोड्स होते हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं। मैंने आपको बताया ना, आर्थ्रोपोड्स आपको हर जगह मिलेगा, आप सी में जाएं, आप ड्राई एनवायरनमेंट में जाएं, आप ठंड वाली जगह पे जाएं, गर्म मौसम में जाएं, जहाँ भी जाएं आपको आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट जरूर मिलते हैं। तो इस तरह सी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी हमारे पास बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जिनका हम सबको एक ही जगह अगर हम कंबाइन करके लिखें बहुत सारे स्पीशीज को, कि एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स कौन से होते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, क्रस्टेशियंस। हमने कोई एक सिमिलैरिटी बतानी है किसके दरमियान, एनालिड्स के दरमियान और आर्थ्रोपोड्स के दरमियान। किसी को पता है कि मतलब एनालिड्स में ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है जो कि आर्थ्रोपोड्स में भी मौजूद है। जरूरी नहीं है आप ऑप्शन देख के बताएं, वैसे अगर आपको कोई भी बात पता है कि जो आप बोले कि दोनों में सिमिलर है, ये चीज दोनों में सिमिलर हो सकती है। बी। और किसी को पता है।
अच्छा जी, चलिए मैं बताती हूँ आपको। हमारे पास एनालिड्स में भी और आर्थ्रोपोड्स में भी, पहली बात तो ये कि एनालिड्स के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद ही नहीं होता, ना आर्थ्रोपोड्स में कंप्लीट मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो ये तो ऑप्शन हो गया कैंसर। उसके बाद यूरिक एसिड नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड, नहीं तो हमारे पास कोई एनालिड या कोई भी वर्म या कोई भी आर्थ्रोपोड्स ऐसा नहीं होता जो कि यूरिक एसिड रिलीज करता हो। ठीक है, यूरिक एसिड ह्यूमन की यूरिन में होता है। ठीक है, उसके बाद आ गया वेंट्रल नर्व कोड। वेंट्रल नर्व कोड क्या चीज़ है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूँ। वेंट्रल नर्व कोड हम उससे बोलते हैं, वो इंसेक्ट्स इनके अंदर लाइक वेंट्रल नर्व कोड होती है, वो होता है बेसिकली इनवर्टिब्रा जितने भी होते हैं ना, उनके अंदर वेंट्रल नर्व कोड होता है। ह्यूमन या वर्टिब्रा में वेंट्रल नर्व कोड नहीं होता। वेंट्रल नर्व कोड इज दैट विच कनेक्ट द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। हमारे ब्रेन को पूरी बॉडी से कनेक्ट रखने का किसका काम है, वेंट्रल नर्व कोड का। किसमें, इंसेक्ट्स में, जो कि इनवर्टिब्रा है। ठीक है, तो हमारे पास एनालिड्स में भी और आर्थ्रोपोड्स में भी जो हमारे पास पूरी बॉडी को ब्रेन से कनेक्ट रखता है, वो कौन सा है, वेंट्रल नर्व कोड। क्योंकि इनके अंदर ह्यूमंस की तरह तो ऐसा नहीं है ना कि कोई रिसेप्टर हो, स्टैमुलाई हो, कोई हमारे पास इस टाइप की कोई भी लाइक चीज इनके अंदर तो प्रेजेंट नहीं है। तो इनके अंदर क्या होता है, वेंट्रल नर्व कोड होता है, जो कि क्या करता है हमारे पास हमारे ब्रेन को पूरी रेस्ट ऑफ द बॉडी से कनेक्ट करके रखता है, ताकि वो सिग्नल दे सके कोई डेंजर है, कुछ भी है। वैसे जब अगर आप किसी भी मच्छर को मारने जाते हैं या आप किसी भी कॉकरोच को मारने जाते हैं, उसे पता कैसे लगता है, वो एकदम चला कैसे जाता है, वहां से भाग कैसे जाता है, क्योंकि उनके अंदर वेंट्रल नर्व कोड सिस्टम है, जो कि उनके ब्रेन को पूरी रेस्ट ऑफ द बॉडी से कनेक्ट करे, जिसके थ्रू उन्हें क्या मिल रहा है, सिग्नल्स मिल रहे हैं, उन्हें पता लग रहा है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। सो द करेक्ट ऑप्शन है सी, विच इज अ मैचिंग सेट इन टेक्सोनोमी। अच्छा, अच्छा किसी को पता है कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी हम 9th क्लास में पढ़कर आते हैं बेटा। एमसीक्यू में आपको एक्सप्लेन करूंगी, बताऊंगी, बट आप लोगों को पता है कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी? नहीं पता तो जल्दी से बता दें कि नहीं पता, ताकि मैं एक्सप्लेन करूँ, टाइम वेस्ट ना हो ना हमारा। एनीवन नोज? चलिए मैं बता देती हूँ। बेटा बताया तो करें कि नहीं पता तो। अच्छा, टैक्सोनॉमी हम वो कहते हैं जिनके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना वो सेम हो, मतलब भले वो अलग अलग फाइलम के हैं, अलग अलग, मतलब दो अलग चीज़ है, बट उनके अंदर कोई भी करेक्टरिस्टिक एक सेम आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि वो उसकी टैक्सोनॉमी है, कि उनका कोई करेक्टरिस्टिक क्या है, सेम है। या तो वो जो एवोल्यूशन हुई है उनके अंदर, चेंजेस जो आई हैं उनके अंदर, विद द पैसेज ऑफ द टाइम एवोल्यूशन आती जाती है ना, तो जो उनके अंदर चेंजेस आई हैं उनमें, उन चेंजेस में कुछ सेम चीज़ें आ रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं उसकी टैक्सोनॉमी, कि कुछ ना कुछ तो मैच हो रहा है, कुछ ना कुछ शेयर हो रहा है, कुछ ना कुछ सेम है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो कौन कौन से होते हैं हमारे पास, लीच, लोकस्ट, सी अर्चिन या लुपस्टर। अच्छा ये बेटा सब चीज़ें ना बिल्कुल अलग अलग इनके स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ये जितने भी चार आपके पास नेम्स दिए हुए ना, इन सब की अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनका कोई करेक्टरिस्टिक मैच नहीं होता। लीच एनालिड है तो मतलब भले वो अलग फाइलम में भी है, लेकिन तब भी इनका कोई करेक्टर मैच नहीं होता। दूसरा आ गया स्टार फिश, जेली फिश, कटल फिश, ऑक्टोपस। अच्छा ये सारे सबके हमारे पास कहाँ होता है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होते हैं, बट इन सब के अंदर कुछ भी सिमिलैरिटीज नहीं है। इन सब के बिल्कुल अलग अलग फंक्शन है, अलग शेप है, अलग जो है इनका काम है, और बिल्कुल अलग फंक्शन है इनके, कुछ भी मैच नहीं होता इनमें। अच्छा उसके बाद है मिलीपेड, क्रैब, सेंटीपेड, कॉकरोच। इनमें हमारे पास क्या है, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज मौजूद हैं। अगर आप आज ये करें कि आपका आज का ये असाइनमेंट है कि आपने जाके ना इन चारों इंसेक्ट्स की, मिलीपेड, क्रैब, सेंटीपेड, कॉकरोच, इन सब की आपने जो है ना चेक करनी है कि इनमें सिमिलर क्या है। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ से आपको कॉकरोच और क्रैब के नाम से कुछ सिमिलैरिटीज मिलती हैं। ये दोनों आर्थ्रोपोड के हैं, इन दोनों के पास हमारा क्या होगा, हमारे पास वॉक कर सक वो चलने के लिए प्रॉपर इनका एक फंक्शन है। इसी तरह सेंटीपीड और मिलीपीड का भी आप निकालेंगे कि इनमें क्या सिमिलैरिटीज होती हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखें, आपको लगता है कि नेक्स्ट ऑप्शन में कुछ चीज़ सिमिलर हो सकती है? वेट में एकदम, हाँ आप बताएं, ऑप्शन नंबर डी में ऐसा कुछ है जिसके अंदर कुछ सिमिलर हो सकता है, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी।
एनीबडी नोस? नहीं पता? अच्छा, पहली बात तो ये कि चारों के चारों कौन से आर्थ्रोपोड्स हैं? मिलीपीड, क्रैब, सेंटीपीड और कॉकरोच, ये सारे क्या है हमारे पास आर्थ्रोपोड्स की क्लासिफिकेशन में आते हैं। ठीक है, इन सब की बॉडीज जो है ना डिवाइड हुई है बहुत सारे रिंग सेगमेंट्स में, इनकी बॉडीज, इन चारों के अंदर ना बॉडी में सेगमेंट्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, इनकी इन सब की लेग्स हैं, इन सब का जो है ना एक्सोस्केलेटन हार्ड है। इन चारों के पास क्या है, ब्रीथिंग के लिए हमारे पास क्या ट्राइकल ब्रीथिंग होती है। इसी तरह इनके पास ना एक इन्वायरमेंट, मतलब सिमिलर इन्वायरमेंट में ये सारे क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं, रहते हैं। समझ आई आपको कि ये सारे क्यों सिमिलर है? बेटा कोई रिप्लाई तो करें। सब कहाँ है, सो के क्लास ले रहे हैं क्या आप लोग? समझ आया कि मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ कि इन चारों के क्या है, आर्थ्रोपोड्स हैं, इन चारों के अंदर सिमिलैरिटीज हैं, इसलिए हम इन चारों को क्या बोल रहे हैं, ये चारों का जो सेट है, ये क्या है, टेक्सोनॉमी है, कि इनके अंदर क्या है, मैचिंग चीजें मौजूद हैं। अगला एमसीक्यू है हमारे पास, फ्लेरेसिस, मलेरिया, डेंगू, स्लीपिंग सिकनेस एंड येलो फीवर आर ड्यू टू। ये जो हमारे पास फ्लेरेसिस हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, स्लीपिंग सिकनेस हो गई, हमें बार बार नींद नींद आ रही है, हमारे पास येलोइश पेल स्किन हो गई, फीवर हो गया, ये सब हमारे पास किसकी वजह से होता है? अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इंसेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे पास ये सारी की सारी डिजीजेस कॉज होती हैं। अच्छा, मच्छर के काटने से कभी भी आपको पेल स्किन नहीं होती है। अच्छा, बैक्टीरिया की वजह से भी कभी आपकी पेल स्किन नहीं होती, ना वायरसेस की वजह से होती है। वो वैसे आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को एक जगह इन्फेक्शन कर देंगे। इसी तरह वायरस जो होता है वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन कॉज कर रहा होता है और कुछ ना कुछ डैमेज कर रहा होता है, बट उससे आपको भले आप फीवर ज़रूर फील करेंगे, लेकिन जो आपको डेंगू या मलेरिया होता है वो इंसेक्ट्स की वजह से होता है। अच्छा, ये बात याद रखें, अक्सर बच्चे कहते हैं कि मलेरिया जो है वो मॉस्किटो की वजह से हो रहा है। मॉस्किटो की वजह से मलेरिया नहीं होता। मलेरिया उस वजह से हो सकता है कि किसी इंसान को मलेरिया है, मॉस्किटो ने उस इंसान को बाइट किया, उस ह्यूमन बीइंग को उसने बाइट किया, वो फिर क्या बन गया, मॉस्किटो क्या बन गया, मलेरिया का कैरियर बन गया। फिर वो जब दूसरे पेशेंट को आके दूसरे नॉर्मल पर्सन को आके जब बाइट करेगा या मच्छर काटेगा तो उसको भी मलेरिया हो जाएगा। और डेंगू हमारे पास वो भी मोस्टली हमारे पास गंदगी से होता है, तो मॉस्किटो से नहीं होता। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होगा कि हमारे पास मॉस्किटो से क्या नाम है, क्यों डेंगू हम बोलते हैं ना कि मच्छर काटने से हो जाते हैं वो, तो इससे क्यों नहीं हो रहा। तो वो हमारे पास बेसिकली किससे होता है, इंसेक्ट से होता है। ठीक हो गया? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बेटा जब क्लास खत्म होने लगे ना मुझे बता देना, मैं बहुत स्लो पढ़ाती हूँ। एस्केरिस एंड कॉकरोच रिसेम्बल्स टू ईच अदर। एस्केरिस एंड कॉकरोच क्या होता है, रिसेम्बल होता है, एक जैसे होते हैं। कौन सी ऐसी इनके अंदर चीज़ है इसकी वजह से एक जैसे होता है? इन दोनों के अंदर क्या होता है, डॉर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कोड होता है। इन दोनों के पास कौन सा होगा, डॉर्सल ट्यूब्यूलर। और ऑब्वियसली नेफ्रीडिया, इन दोनों के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक जैसा नहीं है। कॉकरोच का सिस्टम अलग है, एस्केरिस का अलग है। सीडोसील भी नहीं है ये हमारे पास, और ना ही ये क्या है, सेलुलर डिमॉर्फिज्म है। इन लोगों के पास क्या होता है, डॉर्सल ट्यूब्यूलर होता है। अब नर्व कोड तो वैसे मौजूद है इन दोनों के अंदर, इन वर्टिब्रा में नर्व कोड होता है, लेकिन इन दोनों के अंदर कौन सा है, डॉर्सल और ट्यूब्यूलर है। मतलब डॉर्सल साइड पे है और ट्यूब्यूलर मतलब ट्यूब शेप का, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डॉर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कोड। हीमोसील इज फाउंड इन, हीमोसील हमारे पास किस में होता है? अच्छा, अभी मैंने हीमोसील तो आपको एक्सप्लेन किया, तो कोई मुझे बता सकता है कि हीमोसील किस में होता है? पहला ऑप्शन है हाइड्रा एंड ऑरिलिया, दूसरा है टाइनिया एंड एस्कैरिस, तीसरा है ब्लैनोग्लोसस एंड हर्डमैनिया, और तीसरा है कॉकरोच एंड पिला। हमारे पास कॉकरोच और पिला ऐसा होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हीमोसील होता है। तो कॉकरोच को देख के तो वैसे आपको पता लग जाना चाहिए, अगर आप पीला नहीं भी समझ रहे, पायला, तो कॉकरोच के अंदर क्या होता है, हीमोसील होता है। सो तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी।
How is the body plan of a lobster similar to that of a whale? लॉबस्टर कैसे सिमिलर होता है whale के? इन दोनों के पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? नहीं, हमारे पास इन दोनों के क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता है। दूसरा हमने बात की कि इन दोनों का माउथ डेवलप्स फ्रॉम द ब्लास्टोपोर। नहीं, इन दोनों का माउथ ब्लास्टोपोर से डेवलप नहीं होता है। तीसरा है ट्यूब्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम विद अ माउथ एंड एन एनस। तो ये बात ठीक है कि इन दोनों के पास क्या होता है, ट्यूब्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, माउथ के साथ भी और एनस के साथ भी। और चौथा है द गट इज नॉट लाइन्ड बाय सीलमिक एपिथेलियम। तो ये बात भी कहता है गट जो होता है वो सीलमिक एपिथेलियम के साथ ही लाइन हुआ हुआ होता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट फाइलम आते हैं हमारे पास फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? फाइलम मोलस्का में हमारे पास स्नेल, ऑक्टोपस, स्क्विड, ऑयस्टर, ये सारे जो होते हैं कौन से आते हैं? फाइलम मोलस्का में आते हैं। सबसे पहले हमने बोला कि हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अकर्स हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है? स्नेल में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? नो। कॉकरोच में भी नहीं होता क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जो कटल फिश होते हैं ना बेटा, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बेसिकली जो कटल फिश होती है ना वो स्फेलोपोड्स होती हैं, और ये कहाँ पर होती है? मैरीन मोलस्कस हम इसे कहते हैं। ये मैरीन में पाई जाती है, मैरीन एनवायरनमेंट में, और इसके पास क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। उसके बाद है अ रेस्पिंग टंग लाइक रेड्यूलर हैविंग हॉर्नी टीथ इज प्रेजेंट इन। अच्छा बेटा, जो हॉर्नी टीथ होते हैं ना वो बेसिकली हमारे पास मोलस्कस के होते हैं। द सीलन ट्रेट्स एनालिड या स्पॉन्जेस के पास क्या हो सकता है? हमारे पास हॉर्नी टीथ प्रेजेंट नहीं होता है। हॉर्नी टीथ हमारे पास किसके पास प्रेजेंट होता है? मोलस्कस के पास। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। एन एग्जाम्पल ऑफ लार्जेस्ट इनवर्टिब्रा। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि लार्जेस्ट इनवर्टिब्रा है? हमारे पास सबसे लार्जेस्ट जो इनवर्टिब्रा होता है वो क्या होता है? स्क्विड होता है। आप लोग अगर चाहें तो इसके साथ इसकी स्क्विड की पिक्चर आप गूगल वगैरह से निकाल के देख सकते हैं कि स्क्विड के पास क्या होता है? लार्जेस्ट स्क्विड जो है वो एग्जाम्पल है इसकी सबसे लार्जेस्ट इनवर्टिब्रा हमारे पास स्क्विड होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज। मेंटल इन मोलस्कस इज प्रेजेंट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। जो हमारे पास मोलस्कस में मेंटल मौजूद होता है वो किस जगह पे, किस रीजन में मौजूद होता है? हेड में मौजूद होता है, डॉर्सल मस्कुलर फुट में होता है, या डॉर्सल विस्ट्रल मास में होता है, या दोनों? किसी को पता है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? फिर मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ करेक्ट, और उसकी एग्जाम्पल भी देती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ बेसिकली। चलिए मैं ही बता देती हूँ, आप लोग का रिप्लाई करने को दिल नहीं चाह रहा तो। अच्छा, मोलस्कस में हमारे पास क्या होता है? बेसिकली इनके पास डॉर्सल विसरल मास होता है। डॉर्सल विसरल मास क्या होता है हमारे पास? इनके पास डॉर्सल हम कहते हैं अपर पोजीशन को, ठीक है? डॉर्सल हो गया अपर रीजन। तो इनके पास क्या होता है? अपर पोर्शन जो होता है ना मोलस्कस की बॉडी, मोलस्का जितने भी मोलस्कस के अंदर जितने भी आते हैं उनका जो अपर पोर्शन होता है वो, उसकी बॉडी में क्या होता है? हमारे पास इंटरनल ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गया, हार्ट हो गया, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ये सारे क्या मौजूद होते हैं? डॉर्सल साइड पे, अपर साइड पे मौजूद होते हैं, ठीक है? तो इसी तरह इसके पास क्या होता है? मेंटल जो होता है इसके पास कहाँ मौजूद होता है? मोलस्कस प्रेजेंट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? डॉर्सल विसरल मास में मौजूद होता है, ठीक है? करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट इज इट बिलीव्स इट्स लाइफ एज अ मेल एंड देन बिकम अ फीमेल। और ऑयस्टर के पास ये स्पेशलिटी है, ये आप कहते हैं सेकेंड ईयर के बुक में बेटा जो आपके पास फैक्ट्स दिए होते हैं ना अलग से, वो आप लोग देखा करें। फैक्ट्स में जो होता है वहां से एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है? वो बहुत मज़ेदार फैक्ट होते हैं, आप अगर पढ़ें भी तो आपको अच्छे समझ आएंगे। तो हमारे पास उसी में फैक्ट में लिखा हुआ था ये कि जो ऑयस्टर होता है जब वो बनता है, पैदा होता है, तो पहले वो किसकी तरह लाइफ गुजारता है? मेल बन के लाइफ गुजारता है। और वाहिद हमारे पास जितने भी लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें हमारे पास ऑयस्टर ही ऐसा कर सकता है कि ऑयस्टर पहले जब बनता है तब वो एज अ मेल लाइफ गुजारता है, और आफ्टर सम टाइम वो हाफ लाइफ किसकी तरह गुजारता है? एज अ फीमेल, वो आधी लाइफ में फीमेल बन जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑयस्टर।
उसके बाद है द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ लार्जेस्ट इनवर्टिब्रा। जो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट इनवर्टिब्रा है उसका वेट क्या है, 2.5 टन। मोस्ट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ मोलस्का आर फाउंड इन। मैंने अभी क्या बताया, हमारे पास जो अपर विसरल मास होता है वहाँ पे मोस्टली हमारे पास क्या होता है, सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। तो हमारे पास कहाँ मौजूद होंगे, यहाँ पे विसरल मास में सारे के सारे हमारे पास इंटरनल ऑर्गन्स क्या होंगे, मौजूद होंगे। हार्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वगैरह, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सब हमारे पास डॉर्सल विसरल मास में मौजूद होंगे, या तो आप बोले कि विसरल मास। करेक्ट ऑप्शन इज सी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट सेकंड लास्ट फाइलम है बल्कि, एकाइनोडर्माटा। एकाइनोडर्माटा में हमारे पास कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, स्टार फिश, सी कुकम्बर या सी एनिमल। अच्छा, जो ट्यूब फीट आर द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर्स ऑफ। ट्यूब फीट किसकी होती है, जेली फिश की ट्यूब फीट नहीं होती, ना कटल फिश की और ना क्रे फिश की। हमारे पास स्टार फिश जो होती है उसकी फीट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्यूब टाइप होता है। तो ट्यूब फीट आर द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टार फिश। करेक्ट ऑप्शन इज सी। 28 is Bipinaria is the larva of। Bipinaria जो होता है लार्वा होता है हमारे पास, जो आगे जाके एडल्ट में चेंज होता है, और वो किसका होता है, स्टारफिश का लार्वा होता है। The larva of which the larva of which belongs to a division radiata is। लार्वा अभी ऊपर वाले हमने एमसीक्यू सॉल्व किया कि हमारे पास लार्वा बीपिनेरिया जो होता है वो आगे जाके क्या बनाता है, स्टारफिश बनाता है। तो इसी तरह हमने कहा कि आगे लार्वा जो है ना, जब उसका डिवीजन होगा वो आगे जाके बनेगा तो क्या बनेगी, स्टारफिश बनेगी। तो स्टारफिश के लार्वा का नाम बेसिकली क्या है हमारे पास, लार्वा का नाम है बीपिनेरिया। लास्ट फाइलम इज फाइलम कॉर्डेटा। अच्छा, फाइलम कॉर्डेटा में कुछ चीजें आप लोगों को समझनी है। लेट मी एक्सप्लेन। फाइलम कॉर्डेटा हमारे पास क्या होता है, पहली बात तो हुई नोटोकॉर्ड जो होते हैं उनके पास नर्व कॉर्ड होते हैं और फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं। ठीक है, ये तीन क्वालिटीज किसके पास होती है, फाइलम कॉर्डेटा के पास। पहली मैंने बताई नोटोकॉर्ड, दूसरी मैंने बताई नर्व कॉर्ड और तीसरी मैंने बताई फेरेंजियल गिल स्लिट्स। नोटोकॉर्ड्स क्या होते हैं, बेसिकली कार्टिलेजिनस स्केलेटल रॉड होता है जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे में प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड्स। ठीक है, ये मिड डॉर्सल रीजन में पाया जाता है और इसी को हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, नर्व कॉर्ड हमारे पास क्या होती है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि हमारे पास एक ट्यूब्यूलर फ्लूइड फिल्ड मतलब होता है। ये भी हमारे पास कहाँ मौजूद होगा, डॉर्सल अपर साइड पे मौजूद होगा। और ये भी क्या होगा, कब डेवलप होता है, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जो कॉर्डेट्स बन अभी स्टार्टिंग होती है तभी हमारे पास बन जाता है, बनना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं नर्व कॉर्ड। और फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या होते हैं, हमारे पास ओपनिंग होती है फेरेंजियल वॉल की। फेरेंजियल वॉल जो होती है उसकी ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है, मेन डिफरेंस बिटवीन हेमिकॉर्ड एंड कॉर्डेटा। क्या मेन डिफरेंस है हमारे पास हेमिकॉर्ड्स और कॉर्डेटा का। अच्छा, इनकी बॉडी कैविटी सेम होती है हमारे पास। अच्छा, नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स भी इनकी जो होती है मतलब डिफरेंट होती है, कि इतनी नहीं होती, कुछ कुछ की सिमिलर भी लेयर्स होती हैं। जिस तरह जर्मिनल लेयर्स मैंने आपको बताया था कौन सी होती हैं, हमारे पास एक्टोडर्म, एंडोडर्म, इनकी कभी कभी सेम भी हो जाती हैं। जो नर्वस सिस्टम है, इन दोनों का नर्वस सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट होता है, और इनमें सबसे बड़ा मेन डिफरेंस ये होता है कॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा का नर्वस सिस्टम चेंज होता है। बाकी सब चीज़ें इनकी मिलती जुलती होती है, सिमिलर होती है, एक्सेप्ट इट्स नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम की बेस पे हम इसको हेमिकॉर्डेटा, इसको हम कॉर्डेटा कहते हैं। टेम्परेचर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स विच आर। जब हमारे पास टेम्परेचर चेंज होता है एनवायरनमेंट का, एनिमल्स को अफेक्ट क्या पड़ता है उसमें, एक हो गया हमारे पास एक्वेटिक। एक्वेटिक का अच्छा बेटा एनवायरनमेंट चेंज नहीं होता। अगर गर्मियाँ होती हैं या सर्दी होती है, उनका जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट होता है, डीप सी का जो एनवायरनमेंट होता है वो सेम रहता है। डेजर्ट लिविंग का एनवायरनमेंट हमारे पास वो भी क्या होता है, वहाँ पे गर्मी या सर्दी जो भी होती है, हमारे पास क्या है, पोइकिलोथर्मिक। पोइकिलोथर्मिक हमारे पास कौन सा होता है, हेट्रोथर्मिक होता है बेसिकली। तो इनका एनवायरनमेंट क्या होता है, वो चेंज होता है, तो वो क्या करता है, एनिमल्स को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है,
ये हेट्रोथर्मिक होते हैं, मतलब इनके दो इन्वायरमेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या करते हैं फिर जब वो इन्वायरमेंट में चेंजेस आती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता है, तो वो एनिमल्स को क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है। होमोथर्मिक का मतलब, होम्योथर्मिक मतलब सेम इन्वायरमेंट है, सेम टेम्परेचर है, तो उसमें एनिमल सर्वाइव इजीली कर सकते हैं। इस तरह डेजर्ट में हमें पता है कि हमारे पास कैमल्स वगैरह, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में तो बहुत सारे एनिमल्स और फिशेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो पोइकिलोथर्मिक होते हैं, इसमें क्या होता है, हेट्रोथर्मिक होते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है, डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, जिसमें एनिमल्स क्या होते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते। द एनिमल हु पोजेसेस नोटोकॉर्ड्स, वो एनिमल जिनके पास क्या होते हैं, नोटोकॉर्ड्स होते हैं। फिश, एम्फिशियस, बर्ड या स्नेक, इनमें से किसके पास हमारे पास होता है, एम्फिशियस होता है, इनके पास हमारे पास नोटोकॉर्ड्स होते हैं। बाकी स्नेक, बर्ड और जो फिश है, ये हमारे पास नोटोकॉर्ड्स की कैटेगरी में नहीं आते। Chordates are distinguished from non-chordates by the presence of, chordates को हम डिस्टिंग्विश किससे करते हैं, अभी मैंने बताया था कि इनका नर्वस सिस्टम चेंज होता है, मतलब इनका नर्व कोड चेंज होता है। और इनका कौन सा नर्व कोड चेंज होता है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का, इनका डॉर्सल टिब्यूलर नर्व कोड, अपर टिब्यूलर नर्व कोड जो होता है वो इनका डिफरेंट होता है, कॉर्डेट्स का भी और नॉन कॉर्डेट्स का भी। सही है। 15 मिनट्स रह गया, हमारा हो जाएगा आज ये। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 34, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। हमारे पास कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में हमारे पास मेन डिफरेंस किसका होता है, नर्वस सिस्टम नर्व कोड का होता है, जो कि क्या होता है, डॉर्सल ट्यूब्यूलर ट्यूब शेप में होता है, अपर रीजन में मौजूद होता है नर्व कोड उसका। The most important distinct characteristic of chordate is the presence of, हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर होता है जो कि हमारे पास कॉर्डेट को उनके करेक्टरिस्टिक चेंज करता है, बेसिकली कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स को, कौन सा होता है, नोटोकॉर्ड्स होता है। नोटोकॉर्ड्स और कॉर्डेट, इन दोनों की मतलब जो करेक्टर होते हैं वो एक दूसरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एक दूसरे को डिस्टिंग्विश करते हैं कि नोटोकॉर्ड्स अलग है और कॉर्डेट्स अलग है। लेटरल लाइन सिस्टम इज प्रेजेंट इन, जो लेटरल लाइन सिस्टम होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज लेटरल लाइन, बिकॉज आप सारे आज बहुत ज़्यादा ही सो रहे हो और कोई आया भी नहीं है क्लास लेने। बेटा व्हाट इज लेटरल लाइन, एनीबडी नो, यहाँ पे कोई है या जो ऐड है वो भी सो रहे हैं। व्हाट इज लेटरल लाइन, लेटरल लाइन हमारे पास क्या होती है, सेंसरी सिस्टम है, जो कि बहुत सारे फिशेज और एम्फीबियंस में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, पाया जाता है हमारे पास। और ये हमारे पास मोस्टली किस में पाया जाता है, यहाँ पर फिशेज में पाया जाता है या एम्फीबियंस में पाया जाता है। सही, तो करेक्ट ऑप्शन इज फिश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्टिलेजिनियस फिश, इनमें से कौन सी ऐसी फिश है जो कि क्या है, कार्टिलेजिनियस फिशेज है। अच्छा, ब्लैक वाइट फिश जो नहीं, सिल्वर फिश, डॉग फिश, ग्रे फिश, स्टार फिश। कार्टिलेजिनियस मतलब जिसके पास क्या है, हार्ड कार्टिलेज की बनी हुई लेयर होगी, तो उसमें हमारे पास कौन सी आती है, डॉग फिश। बाकी जो हमारे पास सिल्वर फिश, ग्रे फिश या स्टार फिश होती है, इनके अंदर कोई हमारे पास हार्ड स्ट्रक्चर नहीं मौजूद होता, सिर्फ डॉग फिश ऐसी फिश होती है जिसके अंदर क्या होता है, हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। द कार्टिलेजिनियस फिशेस कंटेन स्केल्स, वो जिनके पास स्केल्स होते हैं, सो ब्लैक वाइट इज द ओनली कार्टिलेजिनियस फिश विच हैज स्केल्स। Okay, so correct option is A. In which era mammals dominated? कौन सा era से mammals को हम dominate करते हैं, कौन सा era था वो, correct option is Cenozoic era। अच्छा, अब हम डिफरेंस देखते हैं कि पैलियोजोइक वगैरह, मीजोजोइक और सीनोजोइक, इन सब में क्या डिफरेंस है। अगर हम सीनोजोइक को देखें ना, तो सीनोजोइक क्या होता है, एक रिसेंट हमारे पास जियोलॉजिक एरा है। ठीक है, जो क्या होता है हमारे पास इसके बहुत सारे डिफरेंट इसमें मतलब वेरिएशंस वगैरह आई हैं। ठीक है, और जो बर्ड्स वगैरह हो गए, या हमारे पास कुछ दफ़ा में ह्यूमंस भी ऐसा होता है जिनके अंदर क्या आती है, बहुत ज़्यादा
चेंजेस आई हैं, एवोल्यूशन आई है इन्वायरमेंट के साथ, वो अपने आप को स्टेबल रखते हैं। तो हमारे पास वो कौन सा होता है, वो सीनोजोइक है, जिसके अंदर बिल्कुल डोमिनेंट एरा था मैमल्स के लिए। मैमल्स में इंक्लूड ह्यूमंस भी हमारे पास होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सीनोजोइक। नेक्स्ट इज which of the following are modern day descendants of theropodal dinosaurs? तो हमारे पास मॉडर्न डे जो होता है जिसमें थेरापोड डायनासोर्स थे, वो कौन सा एरा था हमारे पास, बर्ड्स का। ठीक है, पहले हमारे पास डायनासोर्स होते थे और आजकल हमारे पास ज़्यादातर क्या है, बर्ड्स। लॉइन, पैंथर, बियर इज द रॉन्ग वन, करेक्ट ऑप्शन इज ए। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स इज बिलीव टू हैव स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस विद रेप्टाइल? कौन सा ऐसा है जिसकी क्या होती है मैमल्स, जो किसके साथ रिजेम्बल करता है, लॉइन के साथ। तो हमारे पास प्रोटोथीरिया हमारे पास ऐसे होता है जो किसके साथ प्रोटोथीरिया हमारे पास वो होता है जो क्या करते हैं, मैमल्स किसके साथ रिजेम्बल करते हैं, रेप्टाइल्स के साथ। मतलब इन दोनों में क्या है, सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। प्रोटोथीरिया बेसिकली हमारे पास मैमल्स की सब क्लास है। ठीक है, वो जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं जैसे कि प्लेटिपस हो गया, इकाइडनस हो गया। ठीक है, ये सारे कौन से होते हैं, एग लेइंग मैमल्स होते हैं, जो कि हमारे पास क्या कहते हैं, प्रोटोथीरिया की सब क्लास है ये। ठीक है, तो हमारे पास मैमल्स की ही सब क्लास कौन सी है, प्रोटोथीरिया। तो प्रोटोथीरिया और रेप्टाइल की जो स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस है, एक जैसे सिमिलैरिटीज है, वो किधर पाई जाती है, प्रोटोथीरिया में। करेक्ट ऑप्शन इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एमनियोट्स? एमनियोट्स कौन से नहीं होते, एम्फीबियंस और फिशेज आर नॉट एमनियोट्स। बाकी जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, एमनियोट्स हैं। उसके बाद है द फास्ट एंड द स्लोएस्ट फिशेज। अच्छा, सबसे फास्टेस्ट फिशेज कौन सी है और सबसे स्लोएस्ट फिश कौन सी है? तो सेल फिश एंड सी हॉर्स, ये दोनों क्या है, सबसे फास्टेस्ट कौन सी होती है, सेल फिश होती है, और सबसे स्लो फिश कौन सी होती है हमारे पास, सी हॉर्स होता है हमारे पास। बेटा एनीवन इज हियर? आप लोगों को आज का समझ आया एमसीक्यूज? जी जी बेटा। जी जी करें ऑन। जल्दी क्लास एंड होने वाली है, 9 मिनट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, मैं तो आपने टाइमिंग 5 बजे बताई थी ना, तो बेटा ये जितने भी मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं, फर्स्ट थिंग इज दैट के दीज ऑल आर फ्रॉम योर बुक। ठीक है, बुक के बाद क्योंकि अपर अभी अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करें तो मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे किंगडम्स वगैरह पढ़े ही नहीं है जो मैं आपको अपर लेवल का दूँ भी। तो ये जितने भी है ना, ये सारे सेकेंड ईयर की बुक से ही मैंने बनाए। मेरे पास जितना सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का कोर्स है उसमें से। और दूसरी बात ये कि अगर आप एंट्री टेस्ट का देते हैं तो उसमें आपके पास बिल्कुल सिंपल टर्म्स में नहीं आता। जिस तरह अगर आप बोले ना कि बिल्कुल सिंपल आपके पास सेंटेंस हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस होते हैं। रिकॉर्डिंग ये कि मैंने मेरी आई थिंक आज फोर्थ क्लास है, सही है, तो उसमें एक की रिकॉर्डिंग मैंने भेजी है और बाकी के मैंने पीडीएफ सेंड किए हैं। बाकी जो, हाँ देखा आपने, सेकेंड ईयर की बुक रीड नहीं की तो फिर कैसे होगा ये काम। बुक रीड करना लाजमी है। अगर मैं बताऊँ ना एमसीक्यूज का, तो चैप्टर मैंने आप लोगों को बताया था ना बेटा, आप मैंने सर को मैसेज किया था, सर ने आपको फॉरवर्ड नहीं किया क्या, क्योंकि मैं ग्रुप में। ऑफ करें बेटा। बाकी मैंने आपको जो है ये चैप्टर बताया था और इसका पार्ट 1 कल हम आधे फाइलम्स डिस्कस कर चुके हैं। कल नहीं बल्कि परसों। कल मैंने क्लास नहीं ली थी, परसों मैंने आधे फाइलम डिस्कस किए थे, जिसका मैंने सर को मैसेज किया था। सर ने मुझे कहा था कि आप बता दें कि बच्चे कौन सा चैप्टर रीड करें। और अभी मैंने आगे का भी आपको जो फाइलम रहते थे ना, वो मैंने आज करवाए।
तो इतना तो आपको एक दिन में रीड करना चाहिए था ना। और जो रिकॉर्डिंग की बात है वो एक क्लास की मैंने रिकॉर्डिंग भेज दी, आज वाली क्लास की भी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं भी आपको सेंड कर दूंगी। जो 2 क्लासेस रह गई हैं उनकी रिकॉर्डिंग मुझसे मिस हो गई थी, तो वो मुझे जैसे ही फ्री टाइम मिलेगा मैं आपको वो रिकॉर्डिंग करके भी सेंड कर दूंगी। और मैंने आप लोगों को पहले से ही 4 बजे का मैसेज कर दिया था कुछ टाइम पहले ही क्लास लेने से। देखें, मैंने आपको 3 बजे मैसेज किया कि मैं 4 बजे क्लास लूंगी, और आप लोगों को 1 घंटे में आप सीन तो कर सकते थे। तो आपको ये देखना चाहिए ना बेटा, 1 घंटे तो मैंने आप लोगों को पहले बताया है। और मुझे सर ने बताया था कि आपकी क्लास है आई थिंक, तो इस रीज़न की वजह से मैंने किया था। ठीक है? और मैं कोशिश करूँगी मैं आपकी क्लास 4 से 5 ही लूँ, क्योंकि उसके बाद फिर आपकी दूसरी क्लासेस होनी होती है ना। ठीक है? बाकी आप फ़िक्र ना करें, आप लोग 4 बजे ही क्लास के लिए बायो की रेडी रहा करें। रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूँगी, पीडीएफ मैंने आपको भेज दिए हैं। और बाकी अगर कोई बात हो तो आप मुझे क्लास में बता दें। वी विल डिस्कस एंड सॉल्व इट, ओके? और किसी को कोई बात है? हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों को समझ आता है जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। एमसीक्यूज आपको सॉल्व करते हैं, आंसर बताती तो पता लगता है कि ये आंसर क्यों है। ठीक है। और वैसे तो अभी तक मैंने सर को सबका बताया था कि बच्चों को बोलें टॉपिक रीड कर कर आए। बस अब मैं खुद खुद ग्रुप में ऐड हो गई तो मैं आप लोगों को खुद ही बता दिया करूँगी, सही है? और जो आज का टॉपिक है ये तो आपको पता होना चाहिए था कि मैंने आज क्या पढ़ाना है, क्योंकि आधा टॉपिक तो मैं परसों पढ़ा चुकी थी। और मैंने परसों आप लोगों को ये बात बोली थी कि आप लोगों ने रीड क्यों नहीं किया, जबकि मैंने बताया भी है। तो परसों मुझे किसी ने इस बात का रिप्लाई नहीं किया। और मेरे पास आप लोगों को कल का दिन क्लास नहीं, तो मुझे लगा आज आप लोगों ने ज़्यादा अच्छा रीड किया होगा, आपको ज़्यादा अच्छा आता होगा। और आज मुझे किसी ने आंसर ही नहीं किया। बेटा सेकेंड ईयर की भी करें, सेकेंड ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।